हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो सीटेट का एग्ज़ाम होना है दिसंबर में, उससे रिलेटेड अभी पूरी की पूरी एक श्रृंखला चलाए हुए हैं, जिसमें कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं एसएसटी का। कहाँ से कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 6 to 8 तक की जो भी एनसीईआरटी आई है नई पुरानी, उसको हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, केवल उन्हीं के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर भारत देश में कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी इत्मीनान से पढ़िए। आप देखेंगे उसमें क्वेश्चंस आराम से फंस जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की अपनी जो वीडियो है वो। और हम लोग इस समय जो है चैप्टर 5 पे आ गए हैं। जो हमारी 6th क्लास की नई वाली एनसीईआरटी आई है, उसमें चैप्टर 5 में हम लोग हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 4 से ही हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है, जिसमें एक चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया है और आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे जो भी चैप्टर्स हैं उसमें हमने आपको बताया है कि जब भी स्टार्ट होता है तो किसी न किसी के कथन से ही स्टार्ट होता है। तो आज जो कथन है वो श्री अरविंद का कथन है। क्या बताया गया है इस कथन में कि भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और 2 समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। आगे देखिए, ये आपको चित्र दिखाया गया है और ये चित्र लिया कहाँ से गया है। ये जो चित्र है, ये जो महान सांची का स्तूप है, उसका जो उत्तरी प्रवेश द्वार है, वहाँ से चित्र लिया गया है। और इसमें आज से 2300 साल पहले जो ग्रामीण जीवन था हमारा, वो यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। तो इस चित्र को आप देख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं आज अपना जो चैप्टर है उसमें स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो स्टार्टिंग में इसको जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका चित्र दिखाया गया है मैप में, तो वहीं से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ये जो मैप आपको दिखाया गया है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का मैप है। भारतीय उपमहाद्वीप में आप सबको अगर पता होगा, नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए कि वर्तमान में जो भारत देश है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केवल वही अकेले जो है भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं था। अपितु जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश हो गया, जो पाकिस्तान है, म्यांमार है, साथ में अफगानिस्तान, वो सारे रीजन्स भी किस में आते थे, तो वो सारे रीजन्स भी भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से में आ जाते थे। लेकिन अभी तो जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी चेंज हो गई हैं। अब तो हम लोग केवल केवल भारत देश को ही जानते हैं। तो आप देखिए, ये जो चित्र आपको दिखाया गया है ये भारतीय उपमहाद्वीप का है। इसी वजह से आपको इसमें सिंधु नहीं, ये जो हिंदू कुश पर्वत है वो दिखाया गया है, क्योंकि हिंदू कुश पर्वत भारत देश में नहीं है। ये आपको बॉर्डर पे मिल जाएगा भारत और पाकिस्तान के। ये जो आपको एक श्रेणी दिख रही है भूरी कलर की, ये कौन सी श्रेणी है, तो ये हिमालयन रेंज है। हिमालयन रेंज में हमने आपको बताया है कि जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसका जो कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल में है। और अगर भारत देश की सीमा में बात करें तो कौन सी हाईएस्ट पीक है, तो वो है कंचनजंगा। तो आप देखिए इसका जो कि स्टार्ट से एंड कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो आप देखिए कि पश्चिम में इनका विस्तार जो है वो कहाँ से है, हिंदू कुश तक। कहाँ से, पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ से लेकर के पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक इनका विस्तार फैला हुआ है। आगे फिर आप देखेंगे ये जो बंगाल की खाड़ी में ये जो आपको द्वीप दिखते हैं, जिनको हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं, माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश से जो हिमालय है वो इस तरह से कटाव लेता है और फिर आगे जो है आपको अंडमान निकोबार के रूप में छोटे छोटे पहाड़ी या फिर ये कहें कि छोटे छोटे टापुओं के रूप में फिर इसी का उभार आपको देखने को मिल जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ये जो अपना अगर हम लोग इसको दिशाओं में डिवाइड कर लें, तो अगर ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो आप देखिए कि यहाँ पे ये जो नदियाँ दिखाई पड़ रही हैं आपको, ये भारत देश के कहाँ पे पड़ेंगी, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पड़ जाएंगी। और यहाँ पे ये जो नदियाँ हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लीजिएगा। थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। तो यहाँ आप देखिए 7 नदियाँ दिखाई गई हैं, और ये जो 7 नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, तो ये जो 7 नदियाँ हैं इसमें सबसे बड़ी रिवर आपको सिंधु मिल जाएगी। उसके बाद देखेंगे झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती। और ये जो 7 नदियाँ हैं इन्हें क्या बोला जाता है, तो इन 7 नदियों के प्रदेश को हम लोग कहते हैं
सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। और जो सिंधु नदी है ये भारत और पाकिस्तान में दोनों में ही लगभग बहती है। आप देखेंगे कि एक जल समझौता हुआ है 1960 में, सिंधु जल समझौता, जिसमें ये बताया गया है कि कौन सी नदियां हैं जिनका पानी भारत यूज़ करेगा और कौन सी नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान के द्वारा यूज़ किया जाएगा। तो ये आगे जब सिंधु जल समझौता दिखाया जाएगा तो वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए कि सबसे जो बड़ी रिवर है वो तो सिंधु है, और इसकी सबसे बड़ी टेरिटरी कौन सी है? तो आप देखिए कि जो चेनाब रिवर है वो सबसे बड़ी इसकी टेरिटरी मानी जाती है। आगे देखते हैं। आगे ये सारी नदियां जो है हिमालयन नदियां हैं, यानी कि हिमालय से ही निकलती हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। इसमें एक नदी ऐसी है जो मतलब कि केवल भारत देश में प्रवाहित होती है, और वो नदी कौन सी है? वो है अपनी ब्यास नदी। कौन सी? ये जो ब्यास नदी है इसका उद्गम भी भारत में ही होता है और भारत देश में ही ये एंड भी हो जाती है। तो हालांकि ये सब ज्योग्राफी का सेक्शन है, अभी यहाँ आ गया तो मैंने आपको बता दिया। कुछ और भी नदियाँ हैं जैसे गंगा नदी, ये भी हिमालयन नदी है, और आप जानते हैं कि सबसे पवित्र नदी भारत देश में मानी जाती है गंगा। इसके साथ आप देखिए गंगा नदी की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी। और ये भी कहाँ से निकलती हैं? तो देखिए इनका भी उद्गम क्षेत्र हिमालय ही है। आगे आपको दिखाया गया है कि जो गंगा नदी है वो कैसे यहाँ पे बिहार से होते हुए फिर जो बांग्लादेश है वहाँ जाती हैं। बांग्लादेश के बाद फिर अपना मुहाना वो कहाँ बनाती हैं? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो ये सारी जो चीज़ें दिख रही ना, ये सब इनकी टेरिटरीज हैं। पर जैसा कि मैंने बताया कि ये हिस्ट्री का सेक्शन है, ज्योग्राफी का नहीं, तो हम लोग उतना ही देखेंगे जितना हमें बोरिंग ना लगने लगे आपको। यहाँ पे फिर आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में दिखाया गया है। कुछ और नदियाँ दिखाई हैं, जैसे राजस्थान की चंबल नदी यहाँ दिखा दिया गया है। ये देखिए उड़ीसा वाले क्षेत्र में महानदी है। इधर आप नर्मदा और ताप्ती को देख रहे हैं, गोदावरी को देखिए, कृष्णा, और दक्षिण में देखिए एकदम कावेरी। तो ये सारी नदियाँ हैं। और भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भारत देश है अपना, आप देखिए ये जो अपना भारत देश है इसके तीनों ओर जल क्षेत्र है। तो प्रायद्वीप एग्जैक्टली हम कहते हैं किसको है? तो जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके तीन ओर पानी हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। यही कारण है कि भारत को क्या कहा जाता है? भारत को कहा जाता है प्रायद्वीप। तो ये जो रीजन है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत का प्रायद्वीप। और वो जो जल क्षेत्र है वो कौन सा है? तो देखिए भारत के पूर्व में है बे ऑफ बंगाल, पश्चिम में है अरेबियन सी, और दक्षिण में ये वाला जो रीजन है जो नीला नीला दिख रहा है ये क्या है? ये है इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। तो दो सागर और एक महासागर से घिरा हुआ है भारत का पेनिनसुला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया है। यद्यपि ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में अच्छे से समझानी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे बताया गया था तो मैंने आपको दिखा दिया। चलिए देख लीजिए क्या लिखा था कि भारतीय उपमहाद्वीप का ये भौतिक मानचित्र है जिसमें कुछ नदियाँ प्रदर्शित की गई थी। अब हम पढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर की ओर। ये भी चैप्टर का ही हिस्सा था, लेकिन चूंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड था तो आप लोगों को लग रहा होगा क्या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ाइए। तो अब हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं यहाँ से। आपको दरअसल ये जो नदियाँ वगैरह है ना, ये सिंधु नदी वगैरह जानना इंपॉर्टेंट भी था। क्यों? ताकि आपको पता चले कि कैसे हमारे भारत देश का नाम भारत के बदले हिंदुस्तान हो गया। क्योंकि हिंदुस्तान जो शब्द दिया गया है वो स्टार्टिंग से ही नहीं था। स्टार्टिंग में हमारे भारत देश का नाम भारत या फिर जम्बू द्वीप था, लेकिन बाद में इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो हिंदुस्तान जो है वो नाम कैसे पड़ा, क्या रीजंस थे, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको उन नदियों के बारे में जानना आवश्यक था। इस वजह से वहाँ स्टार्टिंग में ही दे दिया गया था। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि आज का जो भारत देश है, यानी कि वर्तमान में जो भारत देश है वो एक आधुनिक राष्ट्र है, यानी कि वो एक मॉडर्न जो है नेशन है। और इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो सीमा है वो भी एकदम परिभाषित है, और इसके राज्य और जो जनसंख्या है इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी है। यद्यपि एग्जैक्ट जनसंख्या किसी भी दिन की कितनी है कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि हज़ारों लोग एक दिन में मर रहे हैं, हज़ारों लोग पैदा हो रहे हैं, तो एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन हाँ, जो सेंसस वगैरह होता है उसके हिसाब से जनसंख्या के आंकड़े निकलते रहते हैं। सॉरी, कह रहे हैं हालांकि ये 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले काफ़ी अलग था। वर्तमान में जो स्थिति आपको भारत देश की दिख रही है, आज से अगर आप 500 साल पीछे या 2000 साल या 5000 साल पीछे चले जाएंगे तो देखेंगे कि सारी की सारी स्थिति एकदम उलट थी। फिर चाहे वो भौगोलिक रूप से हो या फिर किसी और मामले में हो। आगे आपसे कह रहे हैं कि विश्व के इस भाग को हम प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं।
इसके भिन्न भिन्न नाम रहे हैं और इसकी सीमाएं भी बदलती रही हैं। विभिन्न सोर्सेस से ये पता चला है कि भारत के अतीत और विकास कैसे हुए हैं। ठीक, आगे आप देखिए, कह रहे हैं कि इतिहास के क्रम में भारत को उसके निवासियों और विदेशों से जो आगंतुक आए उनके द्वारा कई नामों से पुकारा गया। यानी कि जो हमारा भारत देश रहा, वैसे निवासी यहाँ पे बता दिया गया है, निवासी का है मतलब किन्हें कहते हैं, तो जो व्यक्ति कहीं पे भी निवास कर रहे हैं या रह रहे हों काफ़ी सालों से, तो उन्हें कह दिया जाता है कि उस जगह के वो निवासी हैं। और कह रहे हैं कि इस क्रम में भारत को उसके निवासियों, यानी कि जो भारत देश है उसको यहाँ पे रहने वाले लोगों ने भी कुछ नाम दिए हैं। साथ में जो भारत में घूमने टहलने के लिए लोग आए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो वेनशांग हैं, वेनशांग हो गए, फाहियान हो गए, इत्सिंग हो गए, ये सारे लोग भारत देश में मतलब कि आए, घूमने के लिए आए या फिर पढ़ने के लिए आए या कुछ ग्रंथ को इकट्ठा करने के लिए आए, या फिरदौसी हो गया, या फिर जो है अब फिरदौसी वगैरह तो आक्रमणकारियों के साथ आए, या फिर आप उनको ले लीजिए ना जिन्होंने किताबुल रहला लिखा है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में आए थे। और आप लोग उनका नाम बताइएगा, अभी मेरे माइंड से मतलब स्किप हो रहा है। तो इन सारे लोगों ने कुछ ना कुछ अलग अलग नाम दिए हुए हैं भारत देश को। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबने अलग अलग नाम से भारत को बुलाया है। कह रहे हैं कि ये नाम प्राचीन पुस्तकों, यात्रियों और तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों और शिलालेखों में मिलते हैं। तो भारत देश के जो अनेक नाम है वो कहीं आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगे, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग नाम आपको मिल जाएंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट में कि भारत देश के अनेक नाम हैं जो कि आपको हमारे जो मतलब कि प्राचीन ग्रंथ हैं, केवल ऋग्वेद या फिर जो है सामवेद, यजुर्वेद या उपनिषद या आरण्यक में ही मिलते हैं। तो ये जो ही वर्ड आ गया ना, ये देखिए कि आपको ले डूबेगा अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा कि जो भारत देश के अनेक नाम हैं वो आपको अनेक यात्रियों और तीर्थयात्रियों और उनकी यात्रा वृत्तांतों और शिलालेखों में मिलते हैं। तो आप सोचेंगे कि यार जो ऋग्वेद है वो अपना इतना प्राचीन ग्रंथ है, तो जाहिर सी बात है कि उसी में ही अनेक नाम दिए होंगे। तो ऐसा नहीं है, जो विदेशी आए पर्यटक वो भी हमारे देश को अलग अलग नामों से संबोधित किए हुए हैं। आगे देखिए, ये नदियां फिर से दिखाई गई हैं, क्यों? क्योंकि अभी पता चल जाएगा क्यों यहाँ दिखाई गई हैं। कह रहे हैं कि भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया, यानी कि भारत देश का नाम भारतीयों के द्वारा भारत कैसे रखा गया, ये जो है इसके पीछे जो स्टोरी है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, कम से कम 10 बार बता चुके हैं जब से हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। और हम अध्याय 7 में देखेंगे क्या है हजारों वर्ष पुराना जो ऋग्वेद वगैरह है, इसको हम लोग चैप्टर 7 में देखेंगे, तो उसे चैप्टर 7 में देखिएगा। कह रहे हैं कि इस ग्रंथ यानी ऋग्वेद में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव था। मैंने अभी बताया ना कि ये जो ऋग्वेद मतलब कि उत्तर पश्चिम वाला रीजन है जिसमें ये 7 नदियां आपको दिखाई गई हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, रावी, ब्यास और मतलब सतलुज और सरस्वती। तो ये जो 7 नदियां हैं इसी क्षेत्र को क्या कहते थे, तो यही वाला जो रीजन है इसी को कहा जाता था सप्त सैंधव, अर्थात 7 नदियों की भूमि। आगे कह रहे हैं कि सैंधव शब्द से, जो सैंधव शब्द है ये कहाँ से आया है, तो ये जो है सिंधु से उत्पन्न हुआ। ये जो सिंधु मतलब नदी है ना, इसी से उत्पन्न हुआ माना जाता है सैंधव शब्द। और इसका आशय क्या है, इसका आशय होता है कि सिंधु नदी या फिर कोई एक नदी जिसका नाम सिंधु है। ठीक, आगे फिर आपसे कह रहे हैं कि समय बीतने के साथ ही हमें साहित्य में भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम भी मिलने लगते हैं। यानी कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, स्टार्टिंग में तो केवल ऋग्वेद में ही ये सप्त सैंधव नाम मिला, लेकिन समय बीतने के साथ साथ आप देखेंगे अनेक ग्रंथों में अनेक नाम भारत देश के मिलने स्टार्ट हो गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे बताया जा रहा है कि जो महाभारत है, जो कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, महाकाव्य माना जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। और इसके बारे में आपको जो सांस्कृतिक विरासत और परंपराएं वाला चैप्टर है ना, वहाँ पे बताया गया है किसके बारे में, महाभारत जो है उसके बारे में। तो उसको यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि रोचक बात है कि इसमें अनेक क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। किसमें, महाभारत में। जो महाभारत ग्रंथ है उसमें अनेक क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। जैसे जो कश्मीर है वो तो लगभग जो आज का कश्मीर है वही वाला कश्मीर है। कुरुक्षेत्र, ये जो नाम है ना इनको याद रखिएगा। जैसे कुरुक्षेत्र नाम उस टाइम पे कुरुक्षेत्र नाम जिसका था, वर्तमान में उसे हम क्या कहते हैं, उसे आप देखिए हरियाणा। फिर आप देखिए उस समय में जो वंग था उसे आज हम बंगाल कहते हैं। और ये जो असम है ना, उसमें देखिएगा कि प्राग ज्योतिषपुर जो है वो असम को कहा जाता था, और असम को कामरूप भी कहा जाता था। तो इसको भी याद रखिएगा।
लेकिन कामरूप यहाँ नहीं बताया गया, तो आप मत याद रखिएगा। आगे देखें कि जो कच्छ है, आज का कच्छ और केरल, लगभग केरल जैसे आज मतलब कि जो वर्तमान में केरल है वही वाला केरल, ये सारे रीजन्स महाभारत में भी आपको मिल जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे वही बताया गया है। यानी कि महाभारत में कौन कौन से क्षेत्र की चर्चा की गई है, तो कश्मीर की चर्चा है, कुरुक्षेत्र हरियाणा की हो गया, बंग यानी बंगाल, प्राग ज्योतिष यानी कि असम का कुछ भाग, कच्छ और केरल वाला जो रीजन है वो। आगे आपसे बता रहे हैं कि वास्तव में हमें कब समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नाम मिला, इसके बारे में आपको आगे यहाँ पे बताया जा रहा है इस चैप्टर में। चैप्टर दैट मीन्स इस जो पैराग्राफ है उसमें कह रहे हैं कि चूंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की तिथि निर्धारित करना बहुत ही कठिन है, अतः इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं होगा। महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया। अगर आपसे कल को बोल दें कि जो हमारा मतलब कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें भारत देश के लिए भारतवर्ष और जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भैया ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ दिखाया गया है कि जो महाभारत है उसमें भारत देश के लिए भारतवर्ष और जम्बू द्वीप शब्द का उपयोग किया गया है। आगे बता रहे हैं, तथा विद्वान सामान्यतः इस बात से सहमत हैं कि संवत पूर्व की कुछ शताब्दियों से ये महाकाव्य लिखे जाने लगा। यानी कि जो महाकाव्य हमारा महाभारत है, विद्वानों का मानना है कि ईसा पूर्व यानी कि ईसा जी के जन्म के काफ़ी पहले से ही ये ग्रंथ लिखा जा रहा था। आगे कह रहे हैं कि पहला शब्द भारतवर्ष स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ और इस ग्रंथ में अनगिनत नदियों और लोगों के नाम सम्मिलित हैं। भारतवर्ष से आशय क्या है, तो भरत के देश से भारतवर्ष का आशय माना जाता है। और भरत क्या है, तो भरत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो भरत शब्द है वो उसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला है, अथर्ववेद में, सामवेद में, आरण्यक में, या ब्राह्मण उपनिषद में, या ऋग्वेद में। तो आप बताइएगा भैया कि इसका जो प्रथम बार उल्लेख है वो कहाँ मिला है, तो वो ऋग्वेद में मिला हुआ है। किस शब्द का? भरत शब्द का। कह रहे हैं कि वहाँ इसका अभिप्राय लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह से लगाया गया है। बाद के साहित्य में विभिन्न महाराजाओं के लिए भरत जो शब्द है उसका नाम उल्लिखित किया जाने लगा। आगे देखिए दूसरे शब्द में जो जम्बू द्वीप है, इससे आशय क्या है, तो जम्बू द्वीप से आशय है कि यह जहाँ पे जामुन के वृक्ष, यानी कि जामुन एक फल होता है, आप सबने खाया होगा, नहीं खाया हो तो खा के देखिए, कमेंट करके बताइएगा कौन कौन खाया हुआ है। मैंने तो खाया हुआ है, मेरे तो घर पे पेड़ भी है। तो जामुन जो वृक्ष है इसके फल से लगाया जाता है जम्बू द्वीप, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जामुन के वृक्ष पाए जाते हैं उसको कहा जाता है जम्बू द्वीप। और ये वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है, अभी भी पाया जाता है। इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जम्बुल। तो जो जामुन है ना उसको जम्बुल वृक्ष भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसको मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष कहते हैं। आगे जम्बू द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय ही बन गया, यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है आगे चल के इसी को जम्बू द्वीप कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये जो भारतीय महाद्वीप है इसमें बहुत ज़्यादा जम्बू के फल पाए जाते थे। जम्बू मतलब जामुन के फल पाए जाते थे। यही कारण है कि जो भारतीय महाद्वीप है उसको क्या कहा जाने लगा, जम्बू द्वीप ही कहा जाने लगा। आगे बता रहे हैं कि वास्तव में इस संबंध में हमें एक भारतीय सम्राट से बहुत अच्छा संकेत मिलता है। और वो सम्राट कौन है, तो वो है अशोक महान। इनके विषय में हम बाद में आगे जानेंगे ही, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। कह रहे हैं अभी के लिए हम उनकी तिथि अगर 250 संवत पूर्व मान लें, यानी कि 250 यानी कि ईसा के जन्म से 250 साल पहले का इनका घटनाक्रम बताया जा रहा है अशोक जी का, कि आप ऐसा मान लीजिए। फिर कह रहे हैं जैसा कि हम देखेंगे उन्होंने हमारे लिए बहुत से शिलालेख छोड़े हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा कि जो अशोक हैं इनके द्वारा बहुत सारे शिलालेख, बहुत सारे जो 14 हैं वो मतलब कि बहुत ही फेमस शिलालेख मिल जाते हैं। तो उसी के बारे में आपसे बता रहे हैं कि इनके द्वारा बहुत सारे शिलालेख छोड़े गए हैं। उनमें से एक में उसी नाम यानी जम्बू द्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया। अगर इन्होंने इसमें बता दिया होता कि कौन सा वो शिलालेख है तो हम लोगों के लिए ज़्यादा इजी होता, लेकिन उसको यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि वो किसका शिलालेख है जिसमें जम्बू द्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है। तो ये अशोक का शिलालेख है और अशोक से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। कह रहे हैं उस समय हम इसमें आज का जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान और साथ में जो अफगानिस्तान वाला रीजन है वो भी सम्मिलित था। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये देखिए फिर से आपको मैप दिखा दिया गया है। तो मैप में ये जो मैप है इसमें आप
क्या देख रहे हैं, इसमें आपको ना महाभारत से रिलेटेड जो भी मतलब कि क्षेत्र थे उनको दिखाया गया है, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो कि महाजनपद से रिलेटेड थे। जैसे अश्मक, आप सबने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा कि जो हमारा मतलब कि दक्षिण भारत है उसमें एकमात्र महाजनपद पाया गया है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है अश्मक। उसकी राजधानी क्या है, उसकी राजधानी है तोशली। और भी बहुत सारे प्रदेश इसमें दिखाए गए हैं। जैसे आप सबको नहीं पता होगा तो जानिए कि जो चेदी है, पंचाल है, सूरसेन, मत्स्यन और अवंती, ये सब भी कौशल हो गया, काशी हो गया, और विदेह हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, तो ये सब भी किसके क्षेत्र हैं, ये सब महाजनपद के क्षेत्र हैं। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो दिखाए गए हैं ये महाभारत में जो क्षेत्र रहे हैं उनको दिखाया गया। जैसे आप देखिए असम का प्रागज्योतिषपुर है, उसके नीचे अभी आपको बताया था वंग है किसका, जो कि बंगाल को कहा जाता था। उसके साथ देखिए पुंड्र है, सुहमा, अंग, मगध, विदेह, कौशल, काशी, कारुष, दक्षिण कौशल, कलिंग। कलिंग जो है ना ये उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है तो इसको याद रखिएगा। जनस्थान, अस्मक, किष्किंधा, इधर देखिए द्रविड़, चोल, विदर्भ हो गया, माहिष्मती, अवंती, दर्शन, चेदी, पंचाल, सूरसेन, मथुरा, मत्स्य, सौराष्ट्र, आनर्त, और ऊपर आप देखिए जो है मतलब एकदम नॉर्थ में के मद्र, वाहलिक, और साथ में शौवीर, अम्बस्ट, सिवी। तो ये जो के है ना, के या कैके, यहीं से कैकेयी जी थी जो मतलब कि राम भगवान को 14 वर्ष के लिए वनवास का जो उन्होंने मांगा था ना वरदान, तो वो कहाँ की थी, तो वो कैकेय प्रदेश की ही थी। यही कारण है कि उनको कैकेयी कहा भी जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे मतलब क्षेत्र हैं जो आपको दिखाए गए हैं। मुश्किल है कि सारे क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। आगे आप देखिए, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि किससे संबंधित है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कुछ शताब्दियों के बाद जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके लिए सामान्यतः भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा। और एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बता दिया है कि एक प्राचीन ग्रंथ है विष्णु पुराण, ये यहाँ से आपको मतलब कि नाम मिलता है भरत का, वहाँ ये आपको संस्कृत में दिया भी गया है। तो या ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वो प्राचीन ग्रंथ है जहाँ से आपको मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामान्यतः भरत शब्द का उपयोग किया गया है। तो वो कौन सा ग्रंथ है भैया, वो है विष्णु पुराण। और इसमें क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है उत्तरम यत् समुद्रस हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम, यानी कि वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वत के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है विष्णु पुराण में। डायरेक्ट ये भी देख करके पूछा जा सकता है। कह रहे हैं कि यह नाम भारत आज भी प्रयोग में है। उत्तर भारत में इसे सामान्यतः भारत लिखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में क्या लिखते हैं, भारतम लिखते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत कि जो भारत शब्द है उसको दक्षिण भारत में कैसे लिखते हैं, तो भारतन, भारतम, भारतस्य या भारतः। तो आप याद रखिएगा कि उसको भारतम लिखा जाता है दक्षिण भारत में। आगे आप देखिए, कह रहे हैं कि यह जानना रोचक है कि भारत के लिए देश के विभिन्न भागों ने एक समान परिभाषा को अपनाया है। उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व जो प्राचीन तमिल साहित्य है, इसकी एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिनका नाम दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जाना जाता था। उत्तर में जो महान पर्वत है इसको अब आप पहचान ही सकते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया ही था कि उत्तर में जो महान पर्वत है वो कौन सा है, वही तो हिमालय। तो इसमें कुल मिला के ये बता रहे हैं कि मतलब कि जो आपका एक तमिल साहित्य है उसमें एक ऐसे राजा के बारे में बताया गया है जिनके नाम को लोग कहाँ से कहाँ तक जानते थे, तो इनके नाम को उत्तर में आप देखेंगे कि हिमालय तक जानते थे, दक्षिण में केप कुमेरुन केरल तक जानते थे, पूर्व में आप देखेंगे कि जो अरब मतलब कि बे ऑफ बंगाल है वहाँ से लेकर के पश्चिम में अरब सागर तक लोग उनके नाम को जानते थे। तो उनकी मतलब इतनी प्रसिद्धि थी। कहाँ के राजा थे ये, तमिल साहित्य में ऐसे एक राजा के बारे में बताया गया है। और आगे देखते हैं, ये संविधान, यहाँ पे एक शब्द है संविधान, एक कानूनी किताब होती है जिसमें लिखा होता है कि मतलब कि आपको कौन से राइट्स मिल रहे हैं या कौन से जो है हरकतें करने पे आपको किस तरह से आपके राइट्स छीने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और साथ में
प्रशासनिक जो ढांचा है वो कैसे होगा, वित्तीय ढांचा से लेकर के हर तरह की चीज़ें जिस किताब में लिखी जाए उसे हम लोग संविधान कहते हैं। तो यहाँ देखिए संविधान क्या है बता रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी देश के जो आधारभूत सिद्धांत हैं और कानूनों को बताने वाला जो प्रलेख है वही होता है संविधान। और आगे बता रहे हैं कि 1950 में भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था। एक एक पॉइंट याद रखिएगा, संविधान को हम आगे 7th क्लास में देखेंगे ही। आगे जो बता रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है ये सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदी में नहीं लिखा गया था, वो लिखा गया था इंग्लिश में, बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। कह रहे हैं कि इसमें शुरुआत में ही इंडिया दैट इज़ भारत वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। भारत के हिंदी अनुवाद में भी वही भारत अर्थात इंडिया को उल्लिखित किया गया है। यानी कि आपने जो चैप्टर का नाम देखा था ना कि इंडिया यानी कि भारत, तो ये जो है शब्द आपको कहाँ मिल जाएगा, तो ये आपको जो हमारे भारत देश का संविधान है उसमें एक प्रस्तावना है जिसको हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं, उसमें स्टार्टिंग ही ऐसे हुई है कि इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि भारत मतलब इंडिया जो कि भारत है, तो वही यहाँ पे आपको बताया गया है। आगे फिर बता रहे हैं कि विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा, यानी कि हमने देखा कि भारत देश का नाम जम्बूद्वीप महाभारत में था। ऋग्वेद में भी आप देखेंगे कि कुछ अन्य नाम है, साथ में हमने देखा कि जो विष्णु पुराण है उसमें भरत नाम है। तो आगे आगे जब हमारे देश का नाम भरत था, जम्बूद्वीप था या फिर भारतवर्ष था, तो कैसे इसका नाम इंडिया हुआ है, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, ये सब यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है। कह रहे हैं कि विदेशियों में सर्वप्रथम प्राचीन ईरान यानी कि ईरान या फारस से जो लोग आए उनके बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने भारत का उल्लेख किया था। तो सर्वप्रथम भारत का उल्लेख किसने किया था, याद रखना बाबू कि फारस से जो ईरानी लोग आए थे उनके द्वारा किया गया था। तो ईरानियों के द्वारा सर्वप्रथम भारत का जो है उल्लेख किया गया था। आगे देखिए कह रहे हैं कि 6ठी शताब्दी संवत पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैन्य अभियान आरंभ किया और सिंधु नदी के क्षेत्र जिसे सिंधु कहा जाता था इस पर नियंत्रण किया। अतः कोई आश्चर्य नहीं है कि अपने प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत को हिदू या हिंदू कहा, ठीक है, या फिर हिंद कहा। इस बात को भी ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि इनकी भाषा में सिंधु का ये रूपांतरण था, यानी कि ये लोग जो है यानी जो ईरानी लोग थे वो लोग शाक को क्या पढ़ते थे, वो लोग शाक को हा पढ़ते थे। इसी वजह से सिंधु को इन लोगों ने क्या पढ़ा, तो सिंधु को इन लोगों ने हिंदू पढ़ा। ठीक, आगे कह रहे हैं कि जो है ये जो हिंदू है इसको आप हिंदू धर्म से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म कोई है ही नहीं। ये तो हिंदू धर्म पता नहीं कहाँ से अचानक से आ गया। एग्जैक्टली जो धर्म है वो तो सनातन धर्म है ना। लेकिन आप देखिए कि सिंधु नदी के तट पे रहने वाले या सिंधु नदी के पार जो भी लोग रहते थे उसे ईरानियों ने क्या कहा, उन्हें ईरानियों ने हिंदू कहा। लेकिन ये हिंदू धर्म कैसे बन गया, इसकी संकल्पना के बारे में कोई जानकारी किसी को भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। आगे बता रहे हैं कि इन्हीं फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को क्या कहा, तो प्राचीन जो यूनानी आए इन लोगों ने इस भाग को क्या कहा, इंडोई कहा। क्या कहा, इंडोई। तो साफ साफ पूछा जा सकता है कि भारत देश का या जो सिंधु वाला रीजन है उसको इंडोई किसने कहा, तो भैया यूनानियों के द्वारा कहा गया। या फिर इसको और क्या कहा गया, इंडिके कहा गया। क्या कहा गया, इंडिके। और इन्होंने हिंदू शब्द के पहले का जो अक्षर हा था उसको हटा दिया क्योंकि ये अक्षर यूनानी भाषा में था ही नहीं। तो अब यूनानी भाषा में हा शब्द है ही नहीं तो ये लोग हा का उच्चारण करते कैसे। तो आगे देखिए ये कैसे जो है हिंदू से मतलब सिंधु नदी से बना, हम ये हमारे देश का नाम बन गया हिंदू। हिंदू से फिर ये इकट्ठे क्या हो गया, इंडोई या फिर इंडिके। तो ये इस तरह से रूपांतरण हुआ है हमारे देश का नाम। तो जो हमारी सिंधु नदी थी, सिंधु नदी से क्या बना, फारस जो ईरानी लोग थे इन लोगों ने क्या इसको बना दिया, हिंदू बना दिया। और फिर ये जो यूनानी आए इन्होंने और ही गुड़ गोबर करके क्या बना दिया, इंडोई या फिर इंडिके बना दिया। आगे चलिए, आगे फिर देखिए कि प्राचीन चीनियों ने यानी कि जो चीनी यात्री भारत देश में आए उनके बारे में बता रहे हैं कि प्राचीन चीनियों ने भी भारत से संपर्क स्थापित किया। विभिन्न ग्रंथों में इन्होंने इंडिया का उल्लेख क्या नाम से किया है, तो देखिए इन लोगों ने और ही गुण दिया, क्या नाम दिया, इंतु या फिर इंदु। ठीक है, ये शब्द भी मूलतः सिंधु से ही आया हुआ है। यानी कि जो हमारे भारत देश के नाम का रूपांतरण हो रहा है उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है, वो है सिंधु नदी। सब आप देखेंगे कि जो भी आक्रांता आए हैं वो सब उत्तर पश्चिम वाले रीजन में ही जो है अटैक करते हुए आए हैं। तो सबने सिंधु नदी को देखा था और सिंधु नदी के पार हम लोग रह रहे थे, तो इस वजह से सबने सब मतलब कि सिंधु नदी को ही बेस बना करके अलग अलग नाम से हमारे देश को संबोधित किया हुआ है।
तो इन लोगों ने क्या, देखिए कहाँ से कहाँ तक रूपांतरण हुआ। पहले था सिंधु, सिंधु से हुआ हिंदू फारसियों के द्वारा, इंदु आ गया इनके द्वारा, जो यूनानी थे इनके द्वारा, और इंदु आ गया कि इनके द्वारा, चीनियों के द्वारा। तो सिंधु कहाँ था भैया, हमारा जो ग्रंथ है उसमें आपको मिलेगा। हिंदू किसने कहा, तो जो फारसी आए उनके द्वारा, या ईरानी जो भी आप कहें, ईरानी फारसी, इनके द्वारा। फिर इंदु किन्होंने कहा, ये देखिए यूनानियों ने कहा इंदु, क्या कहा, इंदु। इसके बाद आप देखिए ये जो या वाला है यंदु, यंदु जो है ये किसने कह दिया, चीनी यात्री जो आए इन लोगों ने कह दिया। तो इस तरह से जो हमारा भारत देश का नाम है उसका रूपांतरण आपको दिख रहा है। आगे देखते हैं, ये देखिए हमारे जो संविधान है उसकी एक क्लिप आपको यहाँ दिखा दी गई है, एक पेज। तो आप सबको पता ना हो या ना हो, जानिए कि जो हमारे भारत का संविधान है उसमें टोटल 395 अनुच्छेद थे। अभी हालांकि चेंज हो गया है, अनुच्छेद की जो संख्या है वो बढ़ गई है, भाग की भी संख्या बढ़ गई है, अनुसूचियों की भी संख्या बढ़ गई है, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। और साथ में जो भाग है, भाग अभी जो है वर्तमान में 25 हो गए हैं, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे। तो उसी जो 22 भाग है ना, उसी में से जो भाग 1 है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और ये भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग जो 1 है इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल आपको 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक मिल जाएंगे। तो वही यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया है। और भाग 1 का नाम क्या है, तो भाग 1 का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा, आप ये जानिए कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र में जो भारत देश में राज्य हैं वो तो आएंगे ही, यूनियन टेरिटरी भी आएंगी, उसके साथ साथ जो भी अर्जित किए गए राज्य हैं, फिर चाहे वो मतलब कि किसी संधि समझौते के तहत हो या फिर युद्ध के माध्यम से हो, किसी भी तरह से कोई भी अगर जगह ऐसी है जिसको भारत देश ने कब्जा किया हुआ है या भारत देश के हिस्से में वो आ गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मतलब कि लिया गया क्षेत्र। अभी वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र है भी नहीं, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए दिखा रहे हैं कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो भाग 1 का जो आर्टिकल 1 है उसमें कह रहे हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो हमारा जो आर्टिकल 1 है उसी में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आपको हमारे संविधान के भाग 1 के भीतर आर्टिकल 1 में मिल जाएगा। फिर जो आप देखिए कि आर्टिकल 2 मतलब कि इसी में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि उसके राज्य और राज्य क्षेत्र प्रथम अनुसूची के भाग का खा गा में उल्लिखित राज्य और उनका राज्य क्षेत्र होंगे। तो जो हमारा मतलब कि आ गया ना, अरे राज्य का पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 आया था, उसके बाद ये जो भाग का खा गा घा वाले राज्य थे उन सब का जो संकल्पना थी वो सब समाप्त हो गई। उस टाइम पे 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। तो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन ये उसी टाइम का है, क्योंकि वहाँ जो मूल संविधान है उसमें थोड़ा ना संशोधन किया जा रहा है कि हमेशा उसको चेंज कर दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, संविधान मतलब कि जो हमारा आया राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम, तो उसके बाद से ये जो खा गा घा वाला संकल्पना है ये अब खत्म हो चुकी है। तीसरा पॉइंट क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र, यानी कि जो भारत देश का राज्य क्षेत्र है उसमें क्या क्या शामिल होगा वो यहाँ पे बता रहे हैं। राज्यों के जो राज्य क्षेत्र है उसमें क्या क्या होगा, तो राज्यों का राज्य क्षेत्र यानी कि जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। दूसरा कह रहे हैं कि पहली अनुसूची का जो भाग घा है उसमें उल्लिखित राज्य क्षेत्र, तो जो भाग घा है पहली अनुसूची का उसके राज्य क्षेत्र। और तीसरा कहना है कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं या फिर समाविष्ट हों। तो अभी वर्तमान में कोई भी ऐसा राज्य क्षेत्र नहीं है जो अर्जित किया गया हो या फिर समाविष्ट हो। क्यों, क्योंकि जिन्हें भी हम लोगों ने लिया, जैसे गोवा को हम लोगों ने पुर्तगालियों से लिया, ठीक है, तो अभी वो गोवा ना राज्य का स्टेटस उसको मिल चुका है, अभी वो अर्जित किया हुआ क्षेत्र का स्टेटस उसके पास नहीं है। तो जिनको भी हमने लिया, चाहे वो गोवा हो या फ्रेंच से हम लोगों ने जो भी क्षेत्र लिए, उन सबको या तो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया या फिर स्टेट्स बना दिया गया। तो अभी वर्तमान में ऐसा कोई राज्य हमारे पास नहीं है। आगे फिर आप देखिए जो भाग 1 का आर्टिकल 2 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारा जो भारत संघ है उसमें नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, अगर कोई विदेशी जो है क्षेत्र है उसको हम अपने भारत राज्य क्षेत्र में शामिल कर रहे हैं तो उससे जो भी प्रावधान है उसको कैसे शामिल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको भाग जो है 1 के आर्टिकल 2 में बताया गया है। कह रहे हैं कि संसद जो है वो विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना कर सकेगी।
तो ये सब ना पॉलिटी का सेक्शन है, लेकिन चूंकि यहाँ दे दिया गया है तो आपको जानना चाहिए, कोई भी एक एक पेज का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आप देखिए जो हमारा भाग 1 का आर्टिकल 3 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं के परिवर्तन या उनका नाम चेंज करना। यानी कि सपोज दैट कोई 2 स्टेट्स हैं या 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके कुछ हिस्सों को काट करके एक नया स्टेट या यूटी बनाना है, या फिर उन्हीं में से जो है कुछ मतलब कि यूपी का कुछ स्टेट एमपी को देना है या एमपी का कुछ स्टेट यूपी को देना है, तो ये सारे काम जो है वो संसद कर सकेगी। वहाँ ये कहाँ बताया गया है, ये बताया गया है हमारे कहाँ पे, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में। क्या है, कह रहे हैं कि संसद जो है वो विधि बना करके यानी कानून बना करके किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके 2 अथवा अधिक राज्यों या राज्य के भागों में मिला करके अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग में मिला करके एक नया राज्य बना सकेगी। आगे बता रहे हैं कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमाओं को बदल सकती है और उसका नाम भी चेंज हो सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं लाया जाएगा, जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव प्रथम अनुसूची में तो आगे दिया ही नहीं गया है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि दे दिया गया था तो हमने बता दिया कि जो हमारा भारत का संविधान है उसमें अब चूंकि नाम की बात थी ना, चूंकि हम लोग ये जो चैप्टर है वो भारत देश के नाम से ही संबंधित है, इस वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई थी, वरना शायद ना ही बताई जाती। चलिए देखिए, ध्यान रखने वाला एक पॉइंट आया है, तो ध्यान रखने वाले पॉइंट सब ध्यान रखिएगा। क्या इसमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जुआंग जैंग, जिनको हम लोग वेनसांग के नाम से भी जानते हैं, और जो वेनसांग है ये किनके टाइम पीरियड में आए थे, तो जो वेनसांग है ये आए हुए थे क्या नाम है उनका, देखिए नाम ही नहीं याद आ रहा है, जो हर्षवर्धन थे ना, हर्षवर्धन, उनके टाइम पीरियड में आए थे वेनसांग। कब आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। तो कह रहे हैं कि वेनसांग ने 7वीं सदी में चीन से भारत की यात्रा की थी। तो कहाँ से आए थे भैया, 7वीं सदी में आए थे, कहाँ से, चाइना से। और इन्होंने भारत के कई भागों का भ्रमण किया, विद्वानों से मिले, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया और 17 वर्ष के बाद फिर ये चाइना वापस लौटे। इन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया जो अपने साथ ये ले गए थे, और आगे आने वाले शताब्दियों में कई अन्य चीनी विद्वानों ने फिर आगे भी भारत का भ्रमण किया हुआ था। ये उनका चित्र दिखाया गया है, देख लीजिए। आगे बता रहे हैं कि एक अन्य चीनी शब्द है जिसका नाम, जिसको क्या पढ़ेंगे हम, तियंजू। और ये जो तियंजू शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी सिंधु शब्द से लिया गया है। तो ये जो है इंतु, यंतु, इंदु, हिंदू, जो कुछ भी था, या फिर तियंजू, ये सब किसके नाम है भैया, तो ये सब भारत देश के ही नाम है। आगे कह रहे हैं परंतु इस शब्द को स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में भी समझा जाता है। ठीक, और ये बताता है कि चीनियों को बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति कितना सम्मान था। आगे देखिए कि आप संभवतः हाल के पारिभाषिक शब्द जो हिंदुस्तान है इससे भली भांति परिचित होंगे, परंतु आप ये नहीं जानते होंगे कि ये जो शब्द है आज से 1800 साल पहले सर्वप्रथम एक फारसी शिलालेख में प्रयोग किया गया था। किसमें मतलब प्रयोग किया गया है, तो फारसी शिलालेख में प्रयोग किया गया। इवन जो हिंदी शब्द है ना, आप सब लोग हिंदी खूब पढ़ते होंगे, तो जो हिंदी है ना ये अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। और जिन्होंने हिंदी शब्द का यूज़ किया है उन्होंने हिंदुस्तान, हिंदू आदि शब्दों का भी यूज़ किया है, और वो एक फारसी थे, और उन कवि का नाम क्या है ये आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो मतलब कि हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है, और बच्चे इसको संस्कृत मार के चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि संस्कृत से ही जो है हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो ये पक्का उसी का शब्द होगा। तो ऐसा नहीं है, फारसी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। और आगे कह रहे हैं कि भारत पर आक्रमण करने वालों ने जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसको वर्णित करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, तो इसी शब्द का प्रयोग किया है, इसको भी याद रखिएगा। और ये आइए पता लगाएं, आप खूब पता लगाते रहिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्हें बता देते हैं, हालांकि हम लोगों ने सब डिस्कस कर ही लिया है जो भी था इस चैप्टर में। तो आज का चैप्टर छोटा था, इस वजह से हमने एक ही क्लास में इसको निपटा दिया। कह रहे हैं भारत एक प्राचीन भूमि है जिसे इसके इतिहास के क्रम में कई नाम दिए गए हैं। कौन कौन से नाम है वो सब हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। प्राचीन भारतीयों के द्वारा दिए गए जो नाम है उसमें जम्बूद्वीप और भारत है। बाद के समय में इसको भारत शब्द का अधिक प्रचलन हुआ। अधिकांश भारतीय भाषाओं में आपको यही नाम मिलेगा भी, कौन सा, भारत का, भारत ही नाम मिलेगा। और आगे बता रहे हैं आपसे कि भारत आने वाले जो विदेशी आगंतुक रहे इन्होंने, आक्रमणकारियों ने क्या किया है, थोड़ा छोटा करते हैं वरना
कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा ये। हाँ, तो कह रहे हैं कि भारत आने वाले जो विदेशी आगंतुक रहे हैं और आक्रमणकारी, इन लोगों ने भारत के लिए सिंधु या फिर सिंधु नदी आधारित नामों को अपनाया है। परिणाम स्वरूप जो नाम आए हैं, देखिए कौन कौन से नाम आ गए। हिंदू है, इंडोई है और अंततः इंडिया जैसे नाम फिर देखने को आपको मिल जाएं। ये आप देख लीजिए भैया, कुछ क्रियाकलाप वगैरह दिए हुए हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो ये सारा क्रियाकलाप आप खुद से कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जुनून पढ़ाई का। जैसे हम लिख रहे हैं, आप ऐसे जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको मिल जाएगा, अभी क्या मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर भी टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। डेली वहां पे पीडीएफ मिल जाती है और लिंक की जो है क्लास की लिंक भी आपको मिल जाती है। तो चलिए, ये रही अपनी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय।